22 दिन बाद रुपेश हत्याकांड का खुलासा। ये अपने एक दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। उन सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, लेकिन फिलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। पुलिस की थ्योरी पर परिजनों का सवाल। क्या लगता है ये जो पुलिस इतने बड़े हत्याकांड को इस तरह से अचानक ट्विस्ट कर रही है, आपको क्या लगता है कि कोई ना कोई साजिश है इसमें? साजिश है, किसी को बचा रही है, छुपा रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बाइक से निकला, मैंने जैसे गाड़ी से निकला भाई, तो उसके बाद मैंने जैसे लड़का सॉरी बोला और वहाँ से चला गया। छोटी सी बात रोड रेंज के लिए आ रही है, तो ये तो हम लोग को नहीं पच रहा है बात कि इतना छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हत्या हो जाए। विपक्ष ने भी सीबीआई जांच की उठाई मांग। इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी मांग करने के लिए हम लोग आए। हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है, उनके परिजनों की ओर से और अपनी ओर से भी। इस घटना का सीबीआई जांच कराने, उसके परिजन को सरकारी नौकरी देने और जिस कंपनी को काम करता था वो आदमी, उस कंपनी से 1 करोड़ रुपया उसके परिवार के, उसके बच्चे के भरण पोषण के लिए मिले। पुलिस की थ्योरी पर शक क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 12 जनवरी को मंगलवार का दिन रुपेश सिंह अपने घर के बाहर, घर के अंदर जा रहे थे। उसी वक्त किसी ने उन पर गोली चला दी और उनकी हत्या कर दी। 22 दिन से ज्यादा बीत गए और इन 22 दिनों में कई सारी थ्योरी, कई सारे एंगल की बात पता चली। डीजीपी ने भी कहा कि इस पूरे मामले में एयरपोर्ट पार्किंग ठेका विवाद हो सकता है या पारिवारिक ठेका विवाद हो सकता है। इस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं। यहां तक कि पीएचईडी विभाग में छापेमारी भी की गई, कई दस्तावेज भी खंगाले गए। कई लोगों ने कहा कि ठेकेदारी के विवाद में प्रोफेशनल शूटर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने भी इस बात को माना कि शार्प शूटर यानी जिसका निशाना सटीक होता है, जो बहुत प्लानिंग के साथ मर्डर करता है, उसका इस्तेमाल किया गया, प्रोफेशनल किलर्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन 22 दिन बाद जब पटना पुलिस सामने आती है तो कहती है कि एक ऐसे आदमी ने उसकी हत्या की जिसने कभी पहले गोली तक नहीं चलाई, किसी का मर्डर तक नहीं किया। अब इस थ्योरी पर कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल उस थ्योरी को लेकर भी जो मोटिव बताया जा रहा है, रोड रेज में पुलिस कहती है कि कोई तारीख नहीं, लेकिन 28-29 नवंबर, शायद वो तारीख भी पता नहीं पुलिस को, ना हत्यारे को पुलिस के मुताबिक। और यह कहा जाता है कि दोनों गाड़ियों के बीच हत्यारा जो है बाइक से आ रहा था, एलजेपी कार्यालय के पास यूटर्न ले रहा था और उसी वक्त रुपेश अपनी गाड़ी चलाकर आ रहे थे और टक्कर हुई। लेकिन जो आरोपी है वो पुलिस के सामने कहता है कि कोई टक्कर नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और परिजन कहते हैं कि टक्कर हुई, 29 तारीख को हुई, मामूली टक्कर हुई, लेकिन कौन था पता नहीं, वो सॉरी कह के चला गया, कोई मारपीट, कोई विवाद नहीं हुआ। यहीं से कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारे लूपहोल्स उठते हैं कि रोड रेज जिस मोटिव की बात कही जा रही है, क्या उसका कोई एविडेंस है पुलिस के पास? आखिर इतने झोल क्यों हैं? बयानों में फर्क क्यों है? जरा ये 3 बयान सुनिए, पुलिस का, आरोपी का और रुपेश के परिजन, रुपेश की पत्नी और उनकी बहन का। कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पे से यूटर्न ये लेता है और सामने से एक एमसी मॉइस्मर्शन गैराज गाड़ी आती है और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है, दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है उतरता है, इसके साथ मारपीट होती है, इसको प्रशासन में ले जाने की बात कहता है। तुम्हारे साथ नाम को जानते तो बता दो नाम। 90 अभी आपने बोला नहीं याद था। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी इधर से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक्सीडेंट हो सर, आपने बोला कि आपने परिवार से पुष्टि की कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था।
ये बोल रहे हैं गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपको मैंने बताई 2 बात था। परिवार का वर्जन है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, डैमेज हुआ था। तो इनका वर्जन है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये मरते मरते बचे थे। एवरीथिंग ए पर्सन सेज इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। अभी कह रहे हैं सर कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सी आई एम नॉट कोइंसाइडिंग 2 पॉइंट्स। परिवार का वर्जन अपना हो सकता है, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ, अपराधी का अपना कन्फेशन बता रहा हूँ। अपराधी आपके सामने आप पूछ सकते हैं। तुम्हारे गाड़ी से और रुपेश की गाड़ी से टक्कर हुआ था कि नहीं? तो फिर कैसे मरते मरते बच गए थे? उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर, और आप बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? अकेले से एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते? के बाद क्या किया? आप करने क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे हैं, पीछे से कोई ठोकर मारा था गाड़ी में, उसके बाद ये गाड़ी से उतरे तो वो उठ के भाग गया था। कोई मारपीट? कोई मारपीट, कोई बहस नहीं। लेकिन जो आरोपी उसने कहा कि रुपेश ने गलत बात है, गलत बात है, झूठ बात है, झूठ बात बोला जा रहा है। हाँ। तो क्या लगता है ये जो पुलिस इतने बड़े हत्याकांड को इस तरह से अचानक ट्विस्ट कर रही है, आपको क्या लगता है कि कोई ना कोई साजिश है इसमें? साजिश है, किसी को बचा रही है, छुपा रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या चाहते हैं आप लोगों को? न्याय चाहिए। हाँ सर, 29 तारीख था, नवंबर महीना था और संडे दिन था। उस दिन बाल कटवाने गया था, उधर से लौट रहा था तो बाइक से पाछा से एक लड़का आके उसको मैंने ठोकर मारा गाड़ी में। बाइक से निकला, मैंने जैसे गाड़ी से निकला भाई, तो उसके बाद मैंने जैसे लड़का सॉरी बोला और वहाँ से चला गया। सॉरी बोला? हाँ हाँ। और इन बयानों में एक और बात, रुपेश की बहन कह रही है कि बाल कटवाने गया था, पुलिस कह रही है कि एयरपोर्ट से वो लौट रहे थे रुपेश। कई सारे झोल हैं और इसलिए कई सारे सवाल हैं, कई सारे लूपहोल्स की बात सामने आ रही है और इसलिए पुलिस की थ्योरी पर शक जताया जा रहा है और रुपेश के परिजन ही सवाल उठा रहे हैं। क्या क्या सवाल है जरा वो समझिए। पहली बात तो रोड रेज की थ्योरी को लेकर पुलिस का बयान है रुपेश और हत्यारे की गाड़ी में टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ। लेकिन हत्यारे का बयान टक्कर नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। परिजनों का बयान मामूली टक्कर हुई लेकिन मारपीट नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुआ। रोड रेज की घटना का सीसीटीवी फुटेज या कोई सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। रोड रेज की घटना में हत्या तत्काल की जाती है, यह ट्रेंड रहा है। आपको याद होगा रॉकी यादव, गया के एमएलसी का बेटा, 1.5 महीने बाद रेकी करने के बाद हत्या की बात लोगों के गले नहीं उतर रही है। हत्यारे के मुताबिक रुपेश को उसे मारने लगा जबकि वो माफी मांग रहा था। अब आपने रुपेश की तस्वीर भी देखी होगी। रुपेश के मुकाबले आपने जो हत्यारा है, जो पुलिस के मुताबिक आरोपी है हत्या का, वो हेवी पर्सनालिटी का है, मोटा तगड़ा है। और दोनों तस्वीर आप देखिए। क्या आपको लगता है कि हाथापाई की नौबत अगर आती तो रुपेश पर वो हत्या का आरोपी भारी पड़ता? अगर गाड़ी की टक्कर हुई तो किस गैराज में रिपेयर किया गया? ये पुलिस के पास इसका जवाब नहीं है। इन्हीं सवालों को लेकर आज बड़ी बहस और सवाल ये भी कि क्या इस पर सियासत अब हो रही है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग अब विपक्ष ने कर दी है। अभिषेक झा जेडीयू प्रवक्ता, रामानुज प्रसाद आरजेडी नेता, अशोक गुप्ता पूर्व डीजी और दिनेश सिंह हैं रुपेश कुमार के भाई फोन लाइन पर। अगर है तो उन्हें जोड़ा जाए। दिनेश जी भी जुड़ेंगे, रुपेश कुमार के भाई हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, अशोक गुप्ता साहब मैं आपके पास आऊंगा। सियासी बयानों में उलझने के बजाय सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, किसी भी मर्डर का कोई मोटिव होता है, स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है। क्या उस मोटिव को बिना जोर दिए हुए पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया? आप ये मानकर चल रहे हैं पटना पुलिस की जो थ्योरी है? मैंने सीनियर एसपी साहब के बयान को सुना था थोड़ा बहुत, और मोटिव का जहाँ तक प्रश्न है तो रोड रेज में तत्काल घटना होती है, प्रतिक्रियात्मक, और ये घटना जो जिस तरह से हुई है 1.5 महीने के बाद, कहते हैं नवंबर एंड में वो रोड रेज का कांड हुआ था, तो इतने दिनों के बाद 12 जनवरी को ये घटना थोड़ा अस्वाभाविक तो लगता है। और पुलिस ने जो भी सीनियर एसपी साहब ने तथ्य एविडेंस बतलाए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन सब की जांच तो उन्हीं के वरीय पदाधिकारी करके आश्वस्त हो सकते हैं, वो डीजी साहब हो, डीआईजी, आईजी कोई भी हो, चूंकि नहीं एडीजी साहब का बयान आ जाया है कि हम तो शाबाशी देंगे होते हैं। वो फिर भी परिजन लोग जो कंप्लेनेंट साइड हैं, उनकी विधवा सम्मानित
जो धर्मपत्नी है, परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं हैं। तो जो कंप्लेनेंट है उसकी भी संतुष्टि बहुत मायने रखती है। और एविडेंस जो होता है डायरेक्ट अगर नहीं है, किसी ने देखा नहीं है हत्या होते हुए, तो जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस आ रहे हैं उनकी सभी कड़ियाँ ये अभी तक पूरी नहीं दिख रही हैं। जैसे कि उसके 3 साथी थे, वो अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनके क्या बयान आते हैं उसकी जानकारी नहीं है। और जो मोटिव है, अगेन कमिंग बैक टू मोटिव बहुत फीबल, कमज़ोर टाइप का लग रहा है कि एक एक्सीडेंट की घटना घटी और उसके 1.5 महीने के बाद अगर वो मनोवैज्ञानिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो पेशेवर कांड मान के भी जांच होनी चाहिए और कंप्लेनेंट साइड की संतुष्टि बहुत मायने रखती है। लेकिन तो क्या ये आपको लग रहा है कि पटना पुलिस से बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में एक तरह से ये खुलासा कर दिया कि भैया देख लीजिए ये थ्योरी है, बजाय इसके कि कम से कम इसमें तह में जाते? पहली बात, क्या आपको लग रहा है कि रोड रेज जैसी घटना का अगर कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई गाड़ी में खरोंच आई तो भाई कहां रिपेयर हुआ गाड़ी, कहां एक्सीडेंट हुआ, इवन एक्सीडेंट को लेकर भी अलग अलग बयान, पुलिस बोल रही है एक्सीडेंट हुआ, जो हत्या का आरोपी बोल रहा है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, और परिजन कह रहे हैं कि मामूली टक्कर हुई लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ। हाँ, इस केस को ओपन केस मान के सभी पहलुओं पर जांच करने की आवश्यकता प्रतीत होती ही है। जब तक कि कंक्लूसिव एविडेंस ना आ जाए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है तो उसकी सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ नहीं जाए, तब तक, क्योंकि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी होगी, अपने वरीय पदाधिकारियों के प्रति होगी। अगर हल्का फुल्का एविडेंस पे चार्जशीट पुलिस कर देगी तो कोर्ट में मामला ठहरेगा नहीं, तो वहां भी पुलिस की फजीहत होगी। इसीलिए बहुत ठोक बजा के अनुसंधान करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ठोक बजा के अनुसंधान नहीं किया गया, ये लग रहा है। कई सारे लूप होल्स हैं, कई सारे झोल हैं। मैं आता हूं आपके पास सर। दिनेश सिंह हैं, रुपेश कुमार के भाई। दिनेश जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की टीम आपके परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है, संवेदना जताती है, और मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप पर क्या गुजर रहा होगा कि आपने एक भाई खोया और 22 दिन तक आपने इंसाफ का इंतजार किया, लेकिन उसके बाद भी आपको यह सुनने को मिलता है कि रोड रेज में हत्या हो गई, जबकि आप संतुष्ट नहीं हैं। किन वजहों से आपको लग रहा है कि संतुष्ट नहीं हैं आप? हेलो जी दिनेश जी। हाँ देखिए, कहने की बात है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए रोडवेज की मामला है। देखिए रोड में काफी लोग चल रहा है। ऐसा अगर मान लीजिए होता है तो सबसे बड़ी बात है, देखिए रोज हजारों हजार आदमी मर जाएंगे, हजारों हजार आदमी के मर्डर हो जाएंगे। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए रोड से ये मामूली विवाद है। कहने का मतलब है कि रोड में एक आदमी की किसी गाड़ी में खरोंच लग गया और कोई मतलब ये हो गया, गाड़ी वाला उतर के डांट दिया, वो चले गए। लेकिन फिर मान लीजिए 29 नवंबर को उसने गाड़ी को कहीं देखा, जो राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास की बात रही कि राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास उन्होंने जो जिससे बकझक हुई थी रोड में, वो गाड़ी को देखा, देख करके गाड़ी को फॉलो करते करते चला गया आवास तक। भाई आखिर गाड़ी जाके पार्क कहाँ हो रही है, पीछे गया, गाड़ी को फॉलो करते करते देख लिया कि गाड़ी मतलब कहाँ पार्क हो रही है। गाड़ी को देख करके वो लौट गया। लौटने के बाद फिर 12 जनवरी को जाकर के मान लीजिए एक आदमी या 2 आदमी जो भी था फॉलोअर 29 नवंबर को, लौटने के बाद फिर 12 जनवरी को जाकर के उनका हत्या कर दिया। ये आप लोग को ये चीज पच रहा है? आपको नहीं, बिल्कुल नहीं पच रहा है। आपको लग रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? हाँ, देखिए पर्दे के पीछे कोई ना कोई जरूर संलिप्त है और उस संलिप्तता को बरकरार करने की चेष्टा की जा रही है बार बार कि भाई वो संलिप्तता जो है बरकरार रहे। वो कोई बड़ा सफेद पोश है क्या? हाँ, बिल्कुल है। कोई एक तो बहुत बड़ी, देखिए उस संलिप्तता को हम भी जान रहे हैं,
लेकिन जानते हुए भी हम समझिए ना समझे, क्योंकि जानते हुए हम कैसे किसी का नाम इस फोन पर आपको किसी को बोल रहे हैं कि नहीं फलाना आदमी है जो मतलब मेरे भाई का मैंने हत्यारा है, चाहे जो मेरे भाई का साजिश किया है। आप कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपके भाई की हत्या किसने करवाई है? हाँ, मुझको पता है, लेकिन मैं कैसे उस चीज को, मैंने मेरा काम उद्भेदन करने का तो मेरा काम नहीं है। पुलिस के सामने तो आपने कहा होगा ना, पुलिस ने आपसे पूछा होगा कि किसी पर शक है क्या? पुलिस के सामने मैं, देखिए कहने का मतलब है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो सस्पेक्ट है, मेरा जो संदेह है, तो संदेह के अंतर्गत मैं जो संदेह कर रहा हूँ वो हमको यहाँ तक ये है कि मेरा जो संदेह है वो 99 माने 100 माने के आसपास है कि मेरा संदेह है। लेकिन जब तक मान लीजिए सरकार इसको खुद उजागर नहीं कर रही है, सरकार अगर खींच करके मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर नहीं ला रही है, तब तक हम नहीं। दिनेश जी, मेरा सवाल है कि क्या पटना पुलिस ने आपसे पूछा था कि आपको किसी पर संदेह है क्या? नहीं, देखिए संदेह तो देखिए कहने का मतलब संदेह के घेरे में तो आदमी है, लेकिन वो संदेह अगर मान लीजिए हमें फोन पर कह देंगे तो फिर नहीं, फोन पर नहीं दिनेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पटना पुलिस को कभी आपने बताया कि मुझे इस पर संदेह है? हाँ, पुलिस को मैंने बताया है कि इसमें मान लीजिए कोई पर्दे के पीछे है, उसको मैंने पर्दे के पीछे रखने का चेष्टा कर दिया जाए। यानी आप कह रहे हैं कि पटना पुलिस को आपने उस शख्स का नाम बताया कि ये पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड है, इन्होंने मेरे भाई की हत्या करवाई, ये आपने कहा है पटना पुलिस को? नहीं, हम तो आपको एक बार बोल दिए कि हम किसी का नाम कैसे रूबरू कर सकते हैं। वो तो हमारा करने का ये नहीं ना है। हो सकता है मेरा संदेह हो, कहीं वो आदमी नहीं हो, लेकिन मेरा संदेह जो है, संदेह देखिए बहुत सारी बातें हैं जिसके अंतर्गत इंसान को संदेह होता है। मान लीजिए आप मेरे भाई के करीबी थे, या बहुत सारे करीबी थे जो मर्डर होने के बाद मेरे पैतृक आवास तक आए, मेरे को सांत्वना दिए, ढाढ़स दिए, सब कुछ किए, लेकिन ऐसा कुछ करीबी आदमी है इसमें जो पूछने के लिए नहीं आया कि हाँ भाई कैसे मरे, क्या हुआ, या भाई आप लोग। अच्छा, आपको लग रहा है कोई करीबी आदमी है, लेकिन ये मुझे लगता है कि पटना पुलिस को आपको बताना चाहिए, और पटना पुलिस ने अगर आपसे ये जानकारी नहीं ली है तो ये पटना पुलिस की कमी है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी ये होता है कि परिजनों से बयान लिया जाए। अगर ये बयान नहीं लिया है, आपका बयान दर्ज नहीं करवाया पटना पुलिस ने, नहीं लिया है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो थ्योरी बताई गई है, जो तमाम चीजें और ऋतुराज जी, इस थ्योरी के मुताबिक आप लोग कह रहे हैं कि मारपीट टक्कर हुई थी, 29 तारीख को टक्कर हुई थी। इस थ्योरी में एक बात आप मान रहे हैं? गाड़ी से सुनिए, गाड़ी मतलब पुलिस जो अपना बयान फर्ज दी है, पुलिस ये बात कही है कि गाड़ी से गाड़ी को टक्कर नहीं हुई थी। गाड़ी आमने सामने आके भिड़ते भिड़ते बच गए, पुलिस का यही कहना है। गाड़ी लेकिन भीड़ा नहीं, भिड़ते भिड़ते गाड़ी जो है कहीं अपना भी खड़ा हो गया, वो भी खड़ा हो गया। उतने में मान लीजिए रुपेश सिंह या वो गाड़ी जो बाइक से जो था वो उतरा, दोनों में बकझक हुई, 1 मिनट बकझक हुई, रुपेश सिंह अपने रास्ता गए, गाड़ी वाला अपना रास्ता गया। लेकिन पुलिस इस चीज को फिर खींच के ले जा रही है कि नहीं 29 तारीख को राजवंशी नगर में जो हनुमान नगर है वहां पर वो फॉलो किया। ठीक है दिनेश जी, जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, आप इनके माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनकी पुलिस के जो मुखिया हैं एडीजी साहब, डीजीपी साहब, अब पटना पुलिस को की पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं, और यहां तक कि उनके लिए पुरस्कार भी सिफारिश करेंगे, पुरस्कार दें। आप जिस जांच से संतुष्ट नहीं है उस जांच पर पटना पुलिस तालियां पीट रही हैं, बिहार पुलिस के मुखिया उनको शाबाशी दे रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए अभिषेक झा जी, ये किस तरह की जांच जिसमें जो शिकायत करता है वो ही संतुष्ट नहीं है, पत्नी, बहन, भाई सब कह रहे हैं कि भाई मुझे इस पर भरोसा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नहीं बहुत बढ़िया जांच हुई और तालियां हम बजा रहे हैं, और कई सारे लूप होल्स हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हत्याकांड हुआ रुपेश जी के पूरे परिवार के साथ सरकार खड़ी है मजबूती के साथ, हम सबकी संवेदना उनके साथ है। यह पूरा मामला आया, अलग अलग एंगल से इस पर जांच हुई, जांच के बाद कोई सामने आता है, पुलिस उसको पकड़ती है और वो अपना फर्द बयान दर्ज कराता है और सारे घटनाक्रम को वो कबूल लेता है कि मैंने ही इन मामलों में हत्या की है।
पुलिस उसके पूरे साक्ष्य को जुटा रही है। कल आप एसएसपी साहब के, अगर आप लोगों ने फॉलो किया ही होगा उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसमें केस अभी क्लोज नहीं हुआ है। केस में अभी और लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है और भी तथ्यों को जोड़कर देखा जाना बाकी है। और हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान अगर किसी जांच प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हो, उनके परिजन को अगर लग रहा है कि ऐसा मामला नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से यह अनुसंधान और आगे जाएगा। पुलिस सक्षम है कि सही तथ्य सामने आ पाए। कोई भी किसी के पास भी आवेदन कर सकता है। अभी जैसे हमारे बगल में डीजी साहब बता रहे थे, पूर्व डीजी साहब, कि भाई एसएसपी साहब से भी जो वरीय अधिकारी हैं वो लोग भी अनुसंधान कर सकते हैं। अनुसंधान करने के बाद तथ्य और सामने आएंगे। तो बिना तथ्य सामने आए आपके एडीजी साहब कह रहे हैं, सुन लीजिए एडीजी साहब का बयान। रामानुज जी, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा कि सीबीआई जांच की मांग फिर क्यों। एडीजी साहब का बयान सुनिए। एडीजी ऑन रुपेश मर्डर कह रहे हैं कि भाई ये बधाई दे रहे हैं, जांच एजेंसियों को बधाई दे रहे हैं। अगर जांच पूरी नहीं हुई तो बधाई कैसे दे रहे हैं, पुरस्कृत करेंगे, पुरस्कृत करने के लिए सिफारिश करेंगे। एडीजी का बयान चलवाइए। उद्भेदन में पटना पुलिस ने बड़ी ही कुशलता से किया है और उसके लिए उनके वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, उनकी टीम और पटना पुलिस पूर्ण रूप में, साथ ही जो विशेषज्ञ एजेंसी और साथ में इन्वॉल्व थी, सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इनके एफर्ट्स और इनके द्वारा जो ये कुशल अनुसंधान किया गया है उस पर जो है उनको डेफिनेटली उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये चैलेंजिंग कांड था और जिसका चलिए, तो ये रामानुज जी, एक तरफ जेडीयू प्रवक्ता कहते हैं कि भाई जांच अभी पूरी नहीं हुई है, अभी और उद्भेदन होगा। एडीजी कह रहे हैं पुलिस के कि उद्भेदन होने पर बधाई, बहुत बढ़िया काम किया, शाबाश। सुमित जी, मैं अपना पॉइंट स्पष्ट करना चाहता हूं। एक सेकंड, रामानुज जी का रिएक्शन में लूंगा, उसके बाद आप जवाब महोदय ने कहा था, नहीं मैं आता हूं आपके पास। आप मुझे बताने दीजिए, क्योंकि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। मुझे कहने दीजिए। अब तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर कुछ नहीं होता है, जो होता है सब कुछ साफ होता है। नहीं, मैं बताइए रामानुज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये कल एसएसपी महोदय ने कहा, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। बताइए रामानुज जी, बताइए। मैं आता हूँ ना, अभिषेक झा जी, मैं आता हूँ, आपको मौका दूंगा, बताइए। ये सुमित जी, ये बहुत पहले से हम लोग जानते हैं और कहते रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो जुमला है, न हम फंसाते हैं न बचाते हैं। लेकिन मैं तो साबित आपके चैनल पर भी कई बार कर चुका हूँ। सदन के मेरे वक्तव्य हैं, 4 बार के एमएलए हूँ और अभी भी हूँ, पहले भी रहा हूँ। तो सदन में भी मेरे वक्तव्य है, नीतीश जी आप बड़ी हाथ की सफाई के साथ किसी को बचा लेते हैं, किसी को फंसा देते हैं। आप कह रहे हैं हाथ की सफाई बेहतर नमूना है। हाथ की सफाई है, मैंने जैसे वो जुगलरी करते हैं नंबर्स का, डेटा का, उसी तरह से ये हमेशा किसको बचाने के लिए लाल केसर को बचाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं गिना दूंगा, झड़ी लगा दूंगा, गिनती करूंगा, नंबर नहीं गिन पाएंगे। हाँ। इतने लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने को फंसाया, कितने को बचाया, तो ये उदाहरण के साथ मैं बता दूंगा। तो ये इस केस में मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये कल मैं एसएसपी का ये भी सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनका फेस कॉन्फ्रेंस भी आ रहा था। आज भी आप देखिए, निकालिए, विजुअल है कि उनका फेस जो है वो मजबूरी में लगता है कहीं से जबरदस्ती उनसे बुलवाया जा रहा हो। आज भी उनका फेस देखिए। कोई भी अगर अपनी जीत पर उनका निकालिए पटना पुलिस को और एसएसपी को देखिए, उनका वो ठीक है, लेकिन क्या आपका इसमें थ्योरी में सवाल आपको इसलिए लग रहा है, तमाम चीजें थ्योरी में सवाल, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई बड़ा है जिसे बचाया जा रहा है। नहीं, कौन है वो? सुमित जी, ये पटना पुलिस से गोल गोल घुमाया गया है। पटना पुलिस नहीं घुमा रही है। अच्छा। उसको कैसे वहां ले जाया गया, अभिषेक झा जी बताइए जल्दी से। के पास तो वो ये फिर उस जगह, और ये बिल्कुल ऐसे मैंने इसको फंसाने बजाने में भी की गिरफ्तारी ये जो चूक हुई है, एडीजी महोदय ने कहा कि भाई अनुसंधान तक पहुंच चुकी है पुलिस, वो एक मामला है। फिल्म से बुरा है। सुन लीजिए ना, मैं ये बात कह रहा हूं कि उसके इन सब पुलिस के सारे स्टेटमेंट्स के बावजूद सबसे पहली बात ये है कि एसएसपी महोदय ने कहा कि अभी रुपेश के परिजन संतुष्ट नहीं है, रुपेश की पत्नी संतुष्ट नहीं है, रुपेश की बहन आपकी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। बताइए नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद में क्यों की गई? आगे उद्भेदन कहां हुआ? उद्भेदन फिर क्या जरूरी था प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जब आपकी जांच पूरी नहीं हुई तो अभिषेक झा जी, जब आपकी जांच पूरी नहीं हुई तो क्या जरूरी था? चाहिए थी आपकी जब जांच ही पूरी नहीं हुई तो क्या जरूरी था इतना रखने का?
अगर अधूरी थी, आप उसके परिजन को संतुष्ट नहीं कर रहे हो, आप उसके लोगों को कर रहे हो। सारे देश दुनिया में जिन लोगों ने भी विजुअल देखा होगा, जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, नीतीश जी आपको थू कर रहा होगा। उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट आप पटना पुलिस वीकली दे रही थी, ऐसा तो नहीं था ना? जांच हो रही थी, बार बार कहा जा रहा था, और जांच अधूरी जांच में आपके एडीजी साहब कह रहे हैं कि शाबाशी, शाबाश पटना पुलिस। अधूरी जांच पर शाबाश पटना पुलिस। कई सारे लूप होल्स हैं, पटना पुलिस के पास जवाब नहीं है सवालों का। रोड रेज की जो घटना हुई उसका कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, इस रोड रेज को मोटिव बनाया जा रहा है। सुमित जी मेरी बात को जाने दो, आप बुलाए हैं तो आप अगर विपक्ष की बात को लीजिए, हिसाब से बताया गया। और दूसरी बात है सबासी की बात जो है वो तो वेरी फर्स्ट डे से आ रहा है, बदलेंगे। सबासी तो डीजीपी साहब को एक्सटेंशन दे दिया गया, अनुसंधान के लिए वो लोग जा सकते हैं। कहा ये पीछे 19 में ज्यादा हुआ था, बिल्कुल मैं अशोक गुप्ता जी लास्ट कमेंट में जल्दी से 20 सेकंड में, यहाँ पर इतनी फजीयत होने के बावजूद क्या पटना पुलिस को चाहिए कि भाई पटना पुलिस को शाबाशी मिले? कि अभी 3 आरोपी फरार हैं, अभी कई सारे अनसुलझे सवाल हैं, उसका जवाब पहले ढूंढना चाहिए कि बजाय एडीजी आते हैं कि शाबाश। सरकार तो पहले ही शाबाशी दे दी। अशोक जी, सरकार तो डीजीपी साहब को एक्सटेंशन दे दी। अशोक जी से सवाल है, शाबाशी मिल चुकी है। इसी केस के बाद यही जो रुपेश मर्डर केस है उसमें डीजीपी ने मुंह खोला, डीजीपी ने कहा कि पूर्व के डीजीपी रामानु जी एक से रुक जाइए। अशोक गुप्ता जी फाइनल कमेंट। बढ़े थे ये जिसमें अपराध बढ़े थे और उस पर अपराध बढ़ने पर की जो बात आई उसमें सरकार कहीं कटघरे में खड़े थी। ठीक है रामानु जी एक से रुक जाइए। अशोक जी, अशोक गुप्ता जी बोल रहे हैं, फाइनल कमेंट दे रहे हैं। अशोक गुप्ता जी बोलिए। सरकार ने उनको इनाम, ठीक है अशोक गुप्ता जी फाइनल बोलिए। पहले हो जानी चाहिए, इसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर शीर्ष पदाधिकारियों को पहले जांच पूरी हो जानी चाहिए थी, पहले आपको हर सवालों का जवाब मिलना चाहिए भाई। जो थ्योरी आप लाए उस थ्योरी का में कोई लूप होल्स नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा मर्डर कांड, इतना बड़ा हत्याकांड, हाई प्रोफाइल हत्याकांड, तमाम टीम लगी हुई है और टीम लगाने के बाद निकाल रहे हैं आप ये कि भाई 1.5 महीने पहले रोड रेस हुआ, गाड़ी में मामूली टक्कर हुई तो उसके कारण रेकी कर मार दिया। रोड रेस कहां हुआ, किस तारीख को हुआ कि नहीं, इसका कोई सबूत नहीं पटना पुलिस के पास। एडीजी कह रहे हैं शाबाश, परिजन अभी भी कह रहे हैं कि जांच पर मुझे भरोसा नहीं। इसलिए जरूरी है कि इसमें दखल सरकार को देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।